फोटो है। ओके बच्चों, तो ऑक्सिन जो पहला प्लांट हार्मोन था वो हमने कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन 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 के का एक एग्जांपल है जियाटिन। उसका मैंने स्ट्रक्चर आपको पिछली बार स्लाइड में बता दिया था। जरा इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। साइटोकाइनिन है क्या? साइटोकाइनिन एक ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्ट रेगुलेटर है। प्रोमोटिंग रेगुलेटर या ग्रोथ को प्रमोट करता है। ग्रोथ प्रोमोटिंग रेगुलेटर है साइटोकाइनिन। प्लांट के केस में सेल डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन का एक इंपॉर्टेंट स्टेज होता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के समय साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। यह ना सिर्फ सेल डिवीजन को प्रमोट करता है बल्कि सेल के डिफरेंशिएशन को भी प्रमोट करता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? असाइनिंग ए पार्टिकुलर फंक्शन टू ए पार्टिकुलर सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल दैट इज टिश्यूज। एक सेल को या एक ग्रुप ऑफ सेल टिश्यूज को अगर एक पार्टिकुलर या एक निश्चित कार्य अगर उसको दे दिया जाए, उसको प्रोवाइड कर दिया जाए, उसको असाइन कर दिया जाए तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। प्रोटेक्शन हो सकता है कि इंपॉर्टेंट वर्क, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना एक इंपॉर्टेंट वर्क हो सकता है। सेल डिवीजन करना, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड एबंडेंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड रिजर्व फूड होता है, तो वो जो है सेल डिवीजन करने में मदद करते हैं। सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ एंड इनलार्जमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनके पास डेड सेल्स हैं ज़्यादा, परमानेंट सेल ज़्यादा हैं, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम द आउटसाइड बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, तो उससे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो यह जो एक पार्टिकुलर काम किसी एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल को प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें भी साइटोकाइनिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेल डिवीजन का, सेल डिफरेंशिएशन का, डेवलपमेंट ऑफ लीव्स, पत्तों के निर्माण में भी साइटोकाइनिन का बड़ा इंपॉर्टेंट है रोल। डेवलपमेंट ऑफ लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, पत्तों का निर्माण और पत्तों के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, उसके भी डेवलपमेंट के लिए साइटोकाइनिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वह प्लांट के डाइवर्स पार्ट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्लांट का जो एपिकल हिस्सा है, एपिकल का मतलब सबसे आगे वाला हिस्सा, जहाँ पर सेल डिवीजन सबसे अच्छे और ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्लांट का जो ग्रोथ जहाँ से रिलेटेड है, तो उन जगहों को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। लेकिन जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि स्टेगनेंट हो चुके हैं, स्टैटिक हो चुके हैं, अब ज़्यादा फंक्शन नहीं करते हैं, तो उनको कम न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पे आवश्यकता हो उन जगहों पर न्यूट्रिएंट को लगातार मूव करवाना, मोबिलाइज करवाना भी, ये भी साइटोकाइनिन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकता है। तो सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट ऑफ लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, सीड जर्मिनेशन, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइटोकाइनिन का, सीड जर्मिनेशन। इसके अलावा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जाइगोट से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसमें भी बड़ा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो होते हैं साइटोकाइनिन, या प्लांट के एजिंग को इनहिबिट करते हैं। आप ऐसे लिखें इसको, इनहिबिट एजिंग। एजिंग का मतलब साधारण भाषा में हुआ
कि उम्र का बढ़ना, वृद्ध हो जाना, फंक्शंस का कम हो जाना, एक्टिविटी का कम हो जाना, वो कम कारगर होते हैं फिर प्लांट के लिए, कम वो इम्पोर्टेंट रह जाते हैं। तो इनहिबिट एजिंग करता है एंड डिले सेनिशियंस। डिले सेनिशियंस, डिले सेनिशियंस का मतलब क्या हुआ, बुढ़ापा जो है पौधे का उसको आने से रोकता है, उसको कोशिश करता है कि प्लांट जो है वो एक्टिव मोड में रहे, सेनिशियंट मोड में ना चला जाए। सेनिशियंट मोड का मतलब बुढ़ापा वाला कंडीशन, एजिंग वाला कंडीशन, जब प्लांट की ग्रोथ, एक्टिविटी, फंक्शन ये सब कम होने लगती है और वो थोड़ा स्टैटिक या रुके जैसे हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को रोकने वाली बात। तो ये इनहिबिट एजिंग एंड डिले सेनिशियंस को मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता दूं, इसको हम लोग, ये जो एजिंग और सेनिशियंस वाला सीन होता है प्लांट्स में, उसको हम लोग कहते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। तो यह रिचमंड लैंग इफेक्ट को जो है रोकने का काम करता है। यह एपिकल डोमिनेंस को रोकता है, एपिकल डोमिनेंस को रोकता है। क्या मतलब है एपिकल डोमिनेंस का, पहले जरा ये समझ लें। यहां देखिए, ये प्लांट है, ये मान लीजिए इसका एपिकल हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मात्रा ज़्यादा है। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ पर सेल डिवीजन ज़्यादा होगा, सेल डिवीजन ज़्यादा होगा तो इसका ग्रोथ तेज़ी से ऊपर की तरफ होगा। जब प्लांट का ग्रोथ ऊपर की तरफ है एपिकल हिस्से में, एपिकल का मतलब सबसे जो उसका ऊपरी हिस्सा है, यह रूट में भी हो सकता है जिसको हम लोग रूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, और सूट में भी हो सकता है जिसको हम लोग सूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। तो रूट एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम में लगातार यहाँ पर जो डिवीजन चल रहा है, रूट एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम में जो लगातार यहाँ पर डिवीजन चल रहा है, इससे पौधा ऊपर की तरफ और इधर नीचे की तरफ लगातार जो है वो मूव करेगा। ओके, मूव करेगा। तो पौधे का जब सारा फोर्स उसको ऊपर की तरफ ले जाने में लग जाएगा, मतलब उसके एपिकल मेरिस्टेमेटिक हिस्से को ऊपर ले जाने में लग जाएगा, तो इसका साइड ग्रोथ जो होगा वो रुक जाएगा, मतलब लेटरल ग्रोथ जो है वो उसका बंद हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि हायर प्रोडक्टिविटी के लिए एपिकल ग्रोथ भी होना जरूरी है और लेटरल एंड एडवेंटिटियस ग्रोथ भी होना जरूरी है। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर मान लीजिए ज़्यादा हो जाए, ऑक्सीजन का आपने ज़्यादा प्रयोग किया है अगर पौधे के ऊपर, यह भी ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर है, तो एपिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पर एपिकल डोमिनेंस हो जाएगा। एपिकल डोमिनेंस का मतलब पौधा सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा, इसका साइडवेज या लेटरल ग्रोथ जो होगा वो कंप्लीटली रुक जाएगा। लेकिन साइडवेज ग्रोथ भी करवाना है पौधे का, तो एपिकल डोमिनेंस को यह इनहिबिट करता है, रोकता है। मतलब पौधा सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए, पौधे का लेटरल ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। इनहिबिट्स, एपिकल डोमिनेंस को ये इनहिबिट करता है और प्रमोट करता है लेटरल एंड एडवेंटिटियस ग्रोथ। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा ये एपिकल डोमिनेंस वाला। अच्छा, अगर ये पौधा यहाँ पर एपिकल डोमिनेंस को शो कर रहा हो और सिर्फ ऊपर की तरफ अगर इसका ग्रोथ हो रहा हो, तो इसको कैसे रोकेंगे? इसको रोकने का तरीका है कि एपिकल हिस्से को यहाँ से हटाना पड़ेगा। एपिकल हिस्से को हटाना डीकैपिटेशन कहलाता है। डीकैपिटेशन, डीकैपिटेशन का मतलब क्या हुआ कि पौधे का जो एपिकल हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसको आपने कट करके हटा दिया और पौधे का सिर्फ अब ऊपर की तरफ नहीं बल्कि साइडवेज ग्रोथ भी जो है वो स्टार्ट हो गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट। ओके, तो हमने साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में जो है हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिल चुका है। अच्छा, एक चीज मैं यहां बता दूं, और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें कि भाई साइटोकाइनिन का एग्जाम्पल बताइए, तो एक जो बड़ा नॉर्मल और बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है साइटोकाइनिन का, दैट इज G18। G18, इसके अलावा भी है, जो भी आपका प्यूरिन डेरिवेटिव है, जैसे कि N6 फॉर फ्यूराइल
एमिनोप्यूरिन, इस तरह का जो भी डेरिवेटिव है, N6-फॉस्फेटाइलप्यूरिन, G18, ये सारे जो हैं वो एग्जाम्पल हो जाते हैं साइटोकाइनिन के, और इनको हम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से डिराइव करते हैं। ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए जो है वह कोकोनट मिल्क या माल्टिंग वाला जो पार्ट्स होता है उनमें ज़्यादा पाया जाता है, और वह प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, सेल डिवीजन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, पैटर्न फॉर्मेशन के लिए, लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन के लिए, मतलब साइटोकाइनिन का जो भी फंक्शन है उन सब को करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके तो ये हमारी बात हो गई साइटोकाइनिन की। अब जरा हम लोग बात करेंगे करते हैं जिब्रेलिन की। जिब्रेलिन की बात करते हैं। जिब्रेलिन जो होता है वो तीसरा हमारा प्लांट हार्मोन है जो हम स्टडी कर रहे हैं। जिब्रेलिन जो है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 100 से ज़्यादा जिब्रेलिक एसिड पाए जाते हैं या जिब्रेलिन्स पाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यह भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, और ये भी जो है ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की ही तरह। जिब्रेलिन जो होता है इसका नेचर जो है वो एसिडिक है। यह एक एसिडिक फाइटोहार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। नेचर इसका जो है, कंपोजिशन जो है वो एसिडिक है। ओके, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो GA1, GA2, GA3, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिब्रेलिक एसिड के, जिसमें GA3 जो है, जिब्रेलिक एसिड 3, या मोस्ट कॉमन एंड एक्सटेंसिवली स्टडीड जिब्रेलिक एसिड। अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो जो सबसे पहला फंक्शन हमारे दिमाग में आता है वो है बोल्टिंग। एक घटना है, एक फेनोमेनन है बोल्टिंग। मैं इसको बताता हूँ ये क्या है, इसका मतलब। बोल्टिंग का अगर आप साधारण भाषा में देखें तो इसका मतलब होता है इंटर नोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग। क्या मतलब हुआ इसका? फूलों के खिलने से पहले पौधे का जो इंटर नोड है, मान लीजिए ये है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है स्टेम का, तो इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोग इंटरनोड्स बोलते हैं, इंटरनोड। तो ये इंटरनोड का लेंथ जो होता है यह जिब्रेलिक एसिड इंक्रीज कर देगा। तो जब इंटरनोड का लेंथ को इंक्रीज करेगा तो प्लांट का जो है हाइट भी इंक्रीज होगा, और जब प्लांट का हाइट इंक्रीज होगा तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लगेगी। वही चीज है। तो अगर आप किसी पौधे, कुछ पौधों के ऊपर, जैसे कि बोल्टिंग देखा जाता है बीट के पौधे में, इसको देख सकते हैं कैबेज के पौधे में, मतलब जिसके अंदर भी रोसेट हैबिटेट है, रोसेट पैटर्न है, जितने भी पौधे के अंदर, वहां पर आपको बोल्टिंग नजर आएगा। तो अगर आप बीट कैबेज जैसे पौधे के ऊपर जिब्रेलिक एसिड को स्प्रे करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में, तो वो उसका जो पौधे का जो इंटर नोड है, मतलब दो नोड के बीच का डिस्टेंस, वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण पौधे का ओवरऑल हाइट भी इंक्रीज होता है और प्रोडक्टिविटी भी जो है काफी हद तक बढ़ जाती है। ओके, अब जैसे कि बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल का शेप को अगर इंप्रूव करना है, शेप को अगर आपको इंप्रूव करना है, बेहतर बनाना है सेब के फल के शेप को, तो उसके ऊपर आप जिब्रेलिक एसिड स्प्रे करेंगे, उसका शेप जो है अपने आप इंप्रूव होने लगेगा। या स्टेम के लेंथ को बढ़ाता है। स्टेम के लेंथ से बेहतर शब्द हम यहां यूज कर सकते हैं एक्सिस को। स्टेम एक्सिस को यह इंक्रीज करता है। जस्ट इन द केस ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के पौधे के अंदर यह स्टेम के एक्सिस को इंक्रीज करेगा, जिसके कारण प्रोडक्शन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। ओके, तो बोल्टिंग हमने देखा, एप्पल के शेप को इंप्रूव कर रहा है, स्टेम एक्सिस को इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद अगर आप किसी पौधे के ऊपर
जिब्रेलिक एसिड को स्प्रे करते हैं तो वो लंबे समय तक पौधे के ऊपर रह सकता है बिना खराब हुए। मतलब ये है कि ये रैपनिंग प्रोसेस को, पकने की जो प्रक्रिया है उसको यह स्लो डाउन कर देता है। तो जब पकने की प्रक्रिया स्लो डाउन होगी तो आपको वो फल लंबे समय तक अवेलेबल रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि इंक्रीजेज मार्केट पीरियड। मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है उसको अगर इंक्रीज करना है किसी पार्टिकुलर क्रॉप का, तो उसके ऊपर आपको जिब्रेलिक एसिड को स्प्रे कर देना चाहिए। और ब्रेविंग इंडस्ट्री के अंदर या माल्टिंग के प्रोसेस को यह तेज करता है, हैसेंस करता है। तो इस तरीके से हमने साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड, इन दोनों के ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस, काम करने के तरीके के बारे में जाना, किन किन पौधे के ऊपर किस तरीके, जैसे कि हमने देखा कि फ्लावरिंग को, ऑक्सिन जो था वो फ्लावरिंग इन द केस ऑफ पाइनएप्पल वो कर रहा था। पार्थिनोकार्पी, ऑक्सिन जो है पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर रहा था टमाटर के केस में। 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड नाम का ऑक्सिन यूज़ करके हम उसको हर्बिसाइड्स के रूप में यूज़ कर रहे थे, खरपतवार को हटाने वाला फैक्टर की तरह उसको यूज़ कर रहे थे और अपने लॉन की सफाई कर रहे थे। तो और फिर हमने साइटोकाइनिन में देखा सेल डिवीजन, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, क्लोरोप्लास्ट का निर्माण कर रहा है पत्तों के अंदर, इम्ब्रियो का ग्रोथ कर रहा है, रिचमंड लैंग इफेक्ट को रोक रहा है। जिब्रेलिक एसिड में देख रहे हैं कि स्टेम के एक्सेस को इंक्रीज कर रहा है, इंटरनोड की लेंथ को बढ़ा रहा है, मार्केट पीरियड इंक्रीज कर रहा है, मतलब राइपनिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर रहा है, ब्रेविंग इंडस्ट्री के अंदर माल्टिंग के प्रोसेस को तेज कर दे रहा है। तो डाइवर्स जो हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उसका हमने फंक्शंस भी जो है काफ़ी डाइवर्स यहाँ पर देखा है। ओके ओके बच्चों, तो हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन में ऑक्सिन पढ़ लिया है, साइटोकाइनिन पढ़ लिया है, जिब्रेलिन पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो प्लांट हार्मोन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन जो है यह एक गैसियस हार्मोन है, जो कि पके हुए फलों से, राइपन्ड फ्रूट्स एंड टिश्यूज अंडरगोइंग सेनिसियंस, यहां से जो है यह लिबरेट होता है। देखिए बच्चों, तो इथाइलिन जो है एक गैसियस हार्मोन है। अभी तक हमने देखा कि जो 5 जो हमारा ग्रुप है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, इसमें यह एकमात्र जो है इथाइलिन गैसियस हार्मोन है। पके हुए फलों से यह लिबरेट होता है और ऐसे टिश्यूज जो कि सेनिसियंस की तरफ जा रहे हैं, सेनिसियंस का मतलब जो एजिंग की तरफ जा रहे हैं, जिनका उम्र बढ़ रहा है, एक्टिविटी कम हो रही है, तो ऐसे टिश्यूज से ये लिबरेट होता है लगातार। इसका सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है इथिफॉन। इथिफॉन जो है वो सबसे वाइडली यूज्ड, सबसे ज़्यादा इसी इथाइलिन का यूज़ किया जाता है और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ये इसका। तो इथाइलिन के अगर फंक्शन की बात करें तो यह फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है, पकाने में, फ्रूट राइपनिंग, जैसे कि मैंगो के केस में देख सकते हैं फ्रूट राइपनिंग में।
सीडलिंग्स के ऊपर जो एपिकल हुक बनता है, एपिकल हुक, ये मान लीजिए आपका सीडलिंग है और इसके ऊपर जो इस तरीके का एपिकल हुक बनेगा, तो यह जो एपिकल हुक है इस एपिकल हुक को मेंटेन करने का काम जो है वो इस हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अगर हम देखें तो यह वालनट एंड चेरी के केस में, ये दो हमारा एग्जाम्पल है, वालनट एंड चेरी। वालनट एंड चेरी के केस में जो है यह सेनिसियंस को रोकता है, डिले करता है। सेनिसियंस को डिले करता है। इसके अलावा पानी में जो पौधे पाए जाते हैं उनका इंटरनोड एंड पैट्यूल को यह बड़ा करने में मदद करता है, इलोंगेट करने में मदद करता है। इन द केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट, पानी में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनका इंटरनोड का मतलब दो नोड के बीच की जो दूरी होती है, तो इंटरनोड और पेट्यूल को इलोंगेट करने में जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फ्रूट राइपनिंग हमने देखा, सीडलिंग्स का एपिकल हुक को मेंटेन कर रहा है, वालनट एंड चेरी के केस में सेनिसियंस को जो है वो डिले कर रहा है, इंटरनोड एंड पेट्यूल को इलोंगेट मत करने में मदद कर रहा है, और साथ ही साथ यह फीमेल attributes in the case of mango and cucumber, आम और खीरा, मैंगो और कुकुम्बर केस में यह फीमेल एट्रीब्यूट्स को प्रमोट करता है। तो स्त्री गुणों को जो है, मतलब पौधा जो है वो फीमेल कैरेक्टर्स को बेहतर तरीके से या ज़्यादा वो प्रेजेंट करे, उसके लिए जो है इथिफॉन या इथाइलिन हार्मोन को हम लोग देख सकते हैं। ये तो कुछ बात हो गई हमारी इथाइलिन की, और लास्ट जो हमारा है हार्मोन दैट इज ABA, मतलब एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह एक स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है। एक बात मैं यहाँ पर और बता दूं कि वालनट और चेरी केस में सेनिसियंस को तो डिले करता ही है, और यह बर्ड डोरमेंसी का मतलब क्या हुआ? डोरमेंसी शब्द जो है वो डोरमेंट से बना हुआ है। डोरमेंट का मतलब किसी के एक्टिविटी का रुक जाना, किसी का बिल्कुल शिथिल हो जाना, अपने हर प्रकार के मूवमेंट को बंद कर देना, डोरमेंट हो जाना। तो यह बर्ड के डोरमेंसी को भी वालनट एंड चेरी के केस में जो है यह रोकता है, इनहिबिट करता है। इनहिबिट करता है। स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं एब्सिसिक एसिड को। यह क्या कर रहा है? यह काउज कर रहा है डोरमेंसी। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि एब्सिसिक एसिड तब रिलीज होगा या सेक्रेट होगा जब पौधे के आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो हॉस्टाइल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, पानी की कमी हो गई, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फैक्टर्स की कमी हो गई, मतलब कोई भी बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस या मुश्किल अगर पौधे पर पड़ रहा है तो उस कंडीशन में जो है यह डोरमेंसी को कॉज करता है। मतलब डोरमेंसी का मतलब क्या होगा कि यह ग्रोथ को रोक देगा, उस समय ग्रोथ को सस्पेंड कर देगा। तो जब ग्रोथ सस्पेंड हो जाएगा तो पौधा जो है वेट करेगा कि हॉस्टाइल कंडीशन खत्म हो जाए, क्रिटिकल सर्कमस्टेंस खत्म हो जाए और वापस फिर से फेवरेबल कंडीशन आए। तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगा
जब सारा वाटर न्यूट्रिएंट सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर पौधा अपने ग्रोथ को जो है वापस अपने ग्रोथ डेवलपमेंट को वापस फिर से अपनी जगह पर लेकर के आएगा। तो कुछ वक्त के लिए टेम्पररली जो है अगर ग्रोथ को सस्पेंड कर दिया जाए तो पौधे के ये हित में होता है ये चीज़। तो स्ट्रेस हार्मोन कहने का मतलब ये नहीं कि इसका नेगेटिव इफेक्ट है या ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला फैक्टर है तो कुछ पौधे के लिए बुरा कर देगा। बुरा कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपको मुश्किल हालात से बचा रहा है या आपको कुछ वक्त के लिए एक सेल के अंदर कवर अप कर दे रहा है ताकि आपको जो है आप कहीं खत्म ना हो जाए उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट के अंदर। और वापस जब फिर से फेवरेबल सिचुएशन आएगा तब यही जो है सीड जर्मिनेशन करने में भी मदद करेगा, सीड जर्मिनेशन को यह प्रमोट भी करेगा। पानी की कमी हो रही है अगर पौधे को वाटर स्ट्रेस को पौधा अगर झेल रहा है उसे में स्टोमाटा को बंद कर देगा। स्टोमाटा को अगर बंद कर देगा ट्रांसपिरेशन का रेट स्लो हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन का रेट स्लो होगा, वाटर कम अमाउंट में वेपर्स के रूप में बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। और जब पानी नहीं निकलेगा ट्रांसपिरेशन के द्वारा स्टोमाटा के पिट से तो फिर पौधे के अंदर जो वाटर स्ट्रेस है या पानी की जो कमी है वो अपने आप जो है वापस अपने ठीक ठाक अपनी जगह पर पहुँच जाएगी। तो ये स्टोमाटा को क्लोज करने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्टोमाटा को क्लोज करता है, स्टोमाटा को क्लोज कर देता है। तो मैंने आपको 1 बाय 1 सभी प्लांट हार्मोन्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है। हमने ट्रॉफिक मूवमेंट भी पढ़ लिया है, हमने नास्टिक मूवमेंट भी पढ़ लिया है। तो पौधा वाला जो हिस्सा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वो हमारा अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद जो है हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो एनिमल वाला जो पार्ट है जिसमें हम ह्यूमन ब्रेन पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, साइनेप्स के बारे में, न्यूरॉन्स में क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये जानेंगे, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है और एनिमल के ओवरऑल मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है, कौन कौन सा हार्मोन कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन पूरा करता है, तो उनके बारे में जो है हम लोग स्टडी करेंगे। ओके ओके बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अगर हम लोग एनिमल वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो इसमें 2-3 मेजर टॉपिक जो मैंने पहले भी आपको बताया। सबसे पहले हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ह्यूमन ब्रेन एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम आपको डाइवर्स टाइप के हार्मोन्स और उसका बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है और कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है वो हम आपको बताएंगे। ओके स्टार्ट हम लोग जो है बच्चों वो न्यूरॉन से कर रहे हैं। न्यूरॉन सबसे पहले बता दें न्यूरॉन क्या होता है। अब डायग्राम पहले देखिए, न्यूरॉन का डायग्राम है ये। न्यूरॉन के बारे में जो पहला वर्ड हम लोग है वो ये देखते हैं कि जो सबसे एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन है न्यूरॉन के बारे में वो ये है कि न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS कहते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है, उसका स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों ही, मतलब उसका आकार निर्माण और उसका कार्य दोनों का यूनिट जो है नर्वस सिस्टम का वो क्या है, न्यूरॉन। ह्यूमन ब्रेन के पास लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स के आसपास मौजूद होता है। तो संख्या जो है वो काफ़ी बड़ी है न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन जो होता है अगर पूरे तरीके से मैच्योर कर गया हो, मतलब अपना ग्रोथ अगर वो पूरा कर चुका हो, तो फिर वो कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। डू नॉट डिवाइड, मतलब न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर न्यूरॉन पूरे तरीके से मैच्योर हो चुका है तो फिर न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा और वो ताउम्र मतलब पूरा जो अपना लाइफ है वह इंटरफेज में एरेस्टेड रहेगा। जिस इंटरफेज का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। रेस्टिंग स्टेज का मतलब क्या हुआ, सेल डिवीजन में
डिवीजन से पहले हर एक सेल जो है वो इंटरफेज में जाता है, जिसमें वह G1 गैप 1 फेज, S सिंथेटिक फेज और गैप 2, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा ये सब, G1 S और G2 फेज के थ्रू मूव करता है और अपने साइज को इंक्रीज करने का प्रयास करता है। तो इंटरफेज में चला जाता है ये न्यूरॉन, अगर पूरी तरीके से मैच्योर हो गया, और कभी भी जो है वो डिवाइड नहीं करेगा, मतलब सेल डिवीजन इसके अंदर नहीं देखा जाता है। कुछ न्यूरॉन जो होते हैं, सर्टेन न्यूरॉन, मैं सिर्फ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में। कुछ न्यूरॉन जिनका साइटोन, साइटोन का मतलब क्या हुआ, सेल बॉडी। डायग्राम देखेंगे बच्चे, समझ में आएगा सेल बॉडी क्या होता है। ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये हमारा साइटोन वाला हिस्सा है, साइटोन है ये। तो न्यूरॉन का जो सेल बॉडी या साइटोन है, अगर उसका स्ट्रक्चर फ्लास्क के शेप का है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग पुर्किंजी सेल्स कहते हैं, पुर्किंजी सेल्स कहते हैं। और यह सेरिबेलम के अंदर पाया जाता है, ब्रेन का एक पार्ट है सेरिबेलम, हाइंड ब्रेन का 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, पीछे वाला हिस्सा। तो सेरिबेलम के अंदर जो है पुर्किंजी सेल्स मौजूद होते हैं, और जो कि ऐसे न्यूरॉन्स जिनका साइटोन फ्लास्क के आकार का होता है, उसको हम पुर्किंजी सेल्स बोलते हैं, वो सेरिबेलम के अंदर मौजूद होता है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले बात करते हैं साइटोन की। ये जो मैंने अभी आपको बताया, तो जब हम साइटोन के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको नजर क्या आ रहा है, न्यूक्लियस नजर आएगा। एक लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस जो है वो साइटोन के अंदर मौजूद है। इसी न्यूक्लियस के अंदर एक बिना मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियोलस भी मौजूद होगा। इसके अलावा इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म भी मौजूद होगा, जिसको हम लोग न्यूरोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। तो साइटोप्लाज्म कहला रहा है न्यूरोप्लाज्म, न्यूक्लियस मौजूद है, एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस भी मौजूद है, इसके पास मौजूद है न्यूरोफिब्रिल्स, इसके पास मौजूद होगा न्यूरोट्यूब्यूल्स, इसके पास मौजूद होगा निसल्स ग्रेन्यूल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, पिगमेंट, फैट ग्लोब्यूल्स, सब कुछ इस साइटोन के पास मौजूद है, इसीलिए इसको हम लोग सेल बॉडी भी कहते हैं। और डेंड्राइट्स के द्वारा अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाया भी जा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई को अगर गैदर करके साइटोन के अंदर लाया भी जा रहा है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उसको एक्सॉन के अंदर डालना, ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। तो क्या उसको एक्सॉन के अंदर डाल करके उसको साइनेप्टिक नॉब तक पहुंचाना जरूरी है, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाना जरूरी है, ये सारा काम जो है वो इसी साइटोन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो साइटोन के बारे में कह सकते हैं कि लगभग 13.5 म्यूएम डायमीटर के आसपास का यह स्ट्रक्चर है। इसका शेप जो होता है वो हाईली वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा इसका शेप वेरी कर सकता है, हाईली वेरिएबल शेप होता है इसका। या आपको स्फेरिकल भी नज़र आएगा, या आपको पिरामिडल भी नज़र आ सकता है, पिरामिडल भी नज़र आएगा, ये आपको स्टार शेप्ड भी नज़र आ सकता है, तो किसी भी प्रकार का शेप, ओवल भी नज़र आ सकता है, तो डाइवर्स टाइप के शेप्स इसके पॉसिबल है। अब इसके अंदर बात करते हैं क्या क्या मौजूद है, तो इनके पास मौजूद है न्यूरोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है साइटोन का, उसको न्यूरोप्लाज्म हम लोग यहाँ देख रहे हैं बच्चे, न्यूरोप्लाज्म है। इनके पास न्यूरोफिब्रिल्स मौजूद है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये न्यूरोफिब्रिल्स, या ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स करता है, मतलब कोई भी अगर आप स्टिमुलाई अगर गैदर किया है डेंड्राइट्स ने वातावरण से, तो उसको ट्रांसमिट करना है पूरे न्यूरॉन तक, तो न्यूरोफिब्रिल्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो न्यूरोफिब्रिल भी साइटोन के अंदर मौजूद है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ट्रांसमिशन। इसके पास न्यूरोट्यूब्यूल्स भी मौजूद है, न्यूरोट्यूब्यूल्स भी मौजूद है। माइक्रोट्यूब्यूल डेरिवेटिव है, तो ये शेप को मेंटेन करेगा, क्लास 9 में पढ़ा है आपने, शेप मेंटेन करेगा ये। अब बात करते हैं निसल्स ग्रेन्यूल की। निसल्स ग्रेन्यूल ये क्या है भाई, ये मास है, मास ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो जैसे ही हमने कहा कि ये मास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का,
तो इसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। हमने पढ़ा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने ये देखा बच्चे साइटोन में। तो यहाँ पर इसके अलावा इसके पास गोल्गी बॉडी एंड पिगमेंट्स, डाइवर्स टाइप के पिगमेंट्स, फैट ग्लोब्यूल्स, सब कुछ इनके पास जो है वो मौजूद है। तो हमने साइटोन के बारे में जो है कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर किया। अब हमारा जो दो और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इस न्यूरॉन के डायग्राम में जो हम देख रहे हैं, एक तो हमारा डेंड्राइट्स है और दूसरा जो है वो हमारा एक्सॉन है। एक हमारा डेंड्राइट्स होगा और एक जो है वो हमारा एक्सॉन है। तो साइटोन तो ये वाला हिस्सा हो गया, ये साइटोन हो गया, और ऊपर की तरफ जो ये आपको प्रोजेक्शंस नजर आ रहा है बाहर की तरफ निकला हुआ, इसका काम ये है कि आउटसाइड इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई भी स्टिमुलाई है या कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर कर रहा हो, तो उस स्टिमुलाई को या इंफॉर्मेशन को या इम्पल्स को गैदर करके यह लाता है साइटोन तक। तो ये ला रहा है, बॉडी की तरफ ला रहा है, सेल बॉडी की तरफ ला रहा है, इसलिए हम इसको एफेरेंट प्रोसेस कहेंगे। और यहां देख रहे हैं कि एक्सॉन जो है, ये वाला हिस्सा जो है ये एक्सॉन का हिस्सा है। तो ये डेंड्राइट हो गया, ये साइटोन हो गया और ये एक्सॉन हो गया। तो एक्सॉन जो है वह इंपल्स को साइटोन से दूर की तरफ लेकर के जा रहा है, इसीलिए हम डेंड्राइट्स को जो कि जा रहा है साइटोन की तरफ, हम इसको एफेरेंट प्रोसेस बोलेंगे। और जब यह इंफॉर्मेशन को साइटोन से दूर एक्सॉन के थ्रू आगे की तरफ ले जा रहा है, इसीलिए हम एक्सॉन को इफेरेंट प्रोसेस कहते हैं, इफेरेंट प्रोसेस कहते हैं। यह बात समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग बात करें डेंड्राइट्स की, अगर हम डेंड्राइट्स की बात करें तो डेंड्राइट्स जो है वो क्या है, यह ब्रांच्ड है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, टेपरिंग है, नीचे फैला हुआ है, ऊपर जाते जाते जो है टेपर कर गया है, उसका डायमीटर छोटा होता जा रहा है जैसे जैसे ऊपर की तरफ ये बढ़ता जा रहा है, टेपरिंग है, ब्रांच्ड है। और किस तरह का प्रोसेस है, मैंने ऊपर लिख दिया कि ये आ रहा है साइटोन की तरफ, इसीलिए हम इसको एफेरेंट कह रहे हैं। अगर ये साइटोन से दूर की तरफ जाता तो हम इसको इफेरेंट प्रोसेस कहते हैं, जो कि हमने एक्सॉन को नाम दिया है। तो यह एक एफेरेंट प्रोसेस है। इसके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद है, तो हम कह सकते हैं इट कंटेन्स, इनके पास मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है भाई इनके पास, इनके पास मौजूद है निसल्स ग्रेन्यूल। अब निसल्स ग्रेन्यूल से समझ में आ रहा है हम लोगों को क्या है, ये क्या है निसल्स ग्रेन्यूल, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो निसल्स ग्रेन्यूल भी मौजूद है इनके पास, इनके पास न्यूरोफिब्रिल्स भी मौजूद है, न्यूरोफिब्रिल्स भी मौजूद है, इनके पास न्यूरोट्यूब्यूल्स भी मौजूद है, ये सब इनके पास मौजूद है। न्यूरोट्यूब्यूल्स शेप मेंटेन करने के लिए, न्यूरोफिब्रिल्स इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेंड्राइट्स के पास मौजूद है। और ये ले करके जो है इम्पल्स को टुवार्ड्स द साइटोन आता है, इट मूव्स इम्पल्स टुवार्ड्स साइटोन। ओके, अब जरा हम लोग बात करते हैं जो हमारा तीसरा हिस्सा है, दैट इज एक्सॉन, इसके बारे में जरा बात कर लें। एक्सॉन क्या कर रहा है, एक्सॉन जो है यह सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल है, इलोंगेटेड है, काफ़ी देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। और कैसा प्रोसेस होगा, यह दूर ले जा रहा है इम्पल्स को साइटोन से, इसलिए इफेरेंट प्रोसेस होगा, इफेरेंट प्रोसेस होगा, इफेरेंट प्रोसेस। ये वाला जो हिस्सा है एक्सॉन हिलॉक का, जहाँ से एक्सॉन यहाँ पर, जहाँ से कर्व बेंड कर रहा है एक्सॉन का,
तो ये एक्सॉन हिलॉक जो होता है वह न्यूरॉन का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। तो कह सकते हैं एक्सॉन हिलॉक इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ओके, इसके बाद देखिए बच्चे, एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोलीमा, और एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मौजूद होगा एक्सोप्लाज्म, दैट इज साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, और क्या मौजूद होगा यहाँ पर, एक्सोलीमा मौजूद होगा, एक्सोलीमा। क्या है भाई ये एक्सोलीमा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसका, एक्सॉन का, ये भी मौजूद है यहाँ पर। एक्सॉन के पास न्यूरोफिब्रिल्स तो मौजूद होगा जो कि नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करता है न्यूरॉन के थ्रू। इनके पास न्यूरोट्यूब्यूल्स भी मौजूद होगा जो कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को या शेप को मेंटेन करेगा, लेकिन इनके पास निसल्स ग्रेन्यूल नहीं मौजूद होता है, नो निसल्स ग्रेन्यूल। तो अगर इनके पास निसल्स ग्रेन्यूल नहीं है तो प्रोटीन का सिंथेसिस तो नहीं कर सकता है, तो प्रोटीन के सप्लाई के लिए किस पर डिपेंडेंट रहेगा, साइटोन पर डिपेंडेंट रहेगा। ओके, प्रोटीन सप्लाई के लिए जो है यह साइटोन पर डिपेंडेंट। अब बात करते हैं बच्चे न्यूरॉन्स जो है हमारा। अच्छा, एक चीज और देखिए जरा डायग्राम में, ये साइड की तरफ जो है, अब ट्रांसमिशन जो है नर्व इंपल्स का वो डेंड्राइट के थ्रू गैदर किया गया, साइटोन तक आया, एक्सॉन हिलॉक के थ्रू एक्सॉन में आया, यहाँ से फिर जो है एक्सॉन टर्मिनल साइनेप्टिक नॉब होते हुए साइनेप्स की तरफ ही जाएगा। ये जो दो न्यूरॉन के बीच का गैप होगा इसको हम साइनेप्स कहेंगे, साइनेप्स। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो साइनेप्स इसको बोल रहे हैं। तो हर जगह तो नहीं जा रहा है ये एक्सॉन, ये तो सीधे नीचे की तरफ जा रहा है, साइडवेज तो लेटरल मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर लेटरल मूवमेंट हो, इंपल्स को साइडवेज भी पहुंचाने की अगर बात हो, तो वहां पर जो हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा वो हमारा हो जाएगा कोलेक्ट्रल फाइबर। ये साइडवेज, आप कह सकते हैं कि साइडवेज ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट, साइडवेज ट्रांसमिशन। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा इसका चित्र और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं। ओके, इसके बाद अगर हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें, कितने प्रकार का न्यूरॉन होता है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन दो प्रकार का होता है। देखिए बच्चे, दो प्रकार का न्यूरॉन होता है। एक को हम लोग कहते हैं माइलिनेटेड, माइलिनेटेड, और दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड का मतलब क्या है और नॉन माइलिनेटेड का मतलब क्या है, ये हम लोगों को पहले समझना है। माइलिनेटेड का मतलब ये हुआ कि अगर न्यूरॉन के अंदर जो एस्केवान सेल्स मौजूद है, एस्केवान सेल, अगर ये एस्केवान सेल जो यहां मौजूद है, अगर यह एक्सॉन के बाहरी हिस्से में माइलिन सीथ या कवर का निर्माण करें, ध्यान से सुनेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन को कहेंगे जिनके पास एस्केवान सेल जो है वो प्रेजेंट है। अगर एस्केवान सेल प्रेजेंट है तो वह एक्सॉन के चारों तरफ एक कवर का निर्माण करेगा जिसको हम लोग माइलिन सीथ के नाम से जान रहे हैं। तो माइलिनेटेड का मतलब यह हुआ कि एस्केवान सेल जो है वो डेवलप कर रहा है माइलिन सीथ, माइलिन सीथ, सीथ का मतलब कवर, कहां पे, अराउंड एक्सॉन, अराउंड एक्सॉन। कहां देखा जाएगा बच्चे, ये देखा जाएगा क्रेनियल नर्व्स में, मतलब ब्रेन के अंदर जो नर्व्स होता है
उसका जो एक्सॉन होगा वो न्यूरॉन जो होगा वो माइलिनेटेड होगा, मतलब वहाँ पर माइलिन शीथ जो होगा वो स्क्वान सेल के द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो हम एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। ओके, और जो हमारा नॉन माइलिनेटेड है, नॉन माइलिनेटेड, यहां पर क्या होगा, स्केवान सेल तो मौजूद ही नहीं है, नो स्केवान सेल, नो स्केवान सेल। तो अगर स्केवान सेल नहीं मौजूद है तो क्या माइलिन शीथ बनेगा? नो माइलिन शीथ, माइलिन शीथ का डेवलपमेंट नहीं होगा। किसके चारों तरफ? एक्सॉन के चारों तरफ। तो एक्सॉन के चारों तरफ जो है माइलिन शीथ का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये कहां देखा जाएगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन होता है वो नॉन माइलिनेटेड कंडीशंस में रहता है। ओके, अच्छा, अगर हम लोग बच्चे यहाँ पर डाइवर्स ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें, जैसे कि हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर न्यूरॉन, हाइड्रा के केस में देखा जाता है नॉन पोलर न्यूरॉन। अगर हम लोग बात करते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन की, यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर, यूनि का मतलब क्या हुआ? वन। वन पोलर न्यूरॉन का मतलब क्या हुआ? इनके पास एक ही एक्सॉन मौजूद होगा, सिंगल एक्सॉन मौजूद होता है। ये कहाँ देखा जाता है? एम्ब्रायनिक स्टेजेस में, जब यंग वंस का ग्रोथ हो रहा है और वो एम्ब्रायनिक स्टेज में मौजूद है तो वहां पर उनके पास यूनिपोलर न्यूरॉन मौजूद होता है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप के न्यूरॉन की, दैट इज बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन, यहां पर क्या होगा बच्चे? एक एक्सॉन होगा, बाय है मतलब दो होगा, तो वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट, संख्या दो हो गई जोड़ के, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। कहाँ पर होता है? रेटिना ऑफ आई, आपके आंखों का जो रेटिना है या हमारे आंखों का जो रेटिना है वहाँ पर हम बाइपोलर न्यूरॉन्स को देखते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की, तो यहाँ पर क्या होगा? एक एक्सॉन होगा एंड मल्टीपल, मल्टीपल बहुत ज़्यादा संख्या में डेंड्राइट्स मौजूद होगा। कहाँ देखा जाता है ये हमारे ब्रेन के अंदर देखा जाता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, CNS दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्सों में देखा जाता है, ब्रेन के अंदर देखा जाएगा। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लास्ट में यहाँ पर देखिए इस चित्र में। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो हम देख रहे हैं कि एक्सॉन जो है वो कहाँ पर टर्मिनेट कर रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है? एक्सॉन टर्मिनेट कर रहा है एक्सॉन टर्मिनल पे। एक्सॉन टर्मिनल कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मतलब ये हुआ कि लास्ट में मौजूद है साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब, ये साइनेप्टिक नॉब ये वाला। और इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या भरा हुआ रहता है? इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर भरा हुआ रहता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा? अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है? या दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है जिसको हम साइनेप्स कहते हैं, इसको भरने का काम करता है। मान लीजिए ये हमारा न्यूरॉन है तो यहाँ पर फिर डेंड्राइट्स स्टार्ट हो जाएगा। तो एक न्यूरॉन का टर्मिनल पॉइंट जिसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, आखिरी हिस्सा, और दूसरे न्यूरॉन का सबसे ऊपरी हिस्सा दैट इज डेंड्राइट, इन दोनों के बीच के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। और इस साइनेप्स के गैप को अगर भरना है तो उसको भरने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी न्यूरोट्रांसमीटर की। और वो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से सेक्रेट होगा? वो सेक्रेट होगा साइनेप्टिक नॉब। मतलब साइनेप्टिक नॉब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है। जब कोई इफेक्टिव इंपल्स न्यूरोट्रांसमीटर
या साइनेप्टिक नॉब तक पहुंचता है तो साइनेप्टिक नॉब ब्रस्ट कर जाता है और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बाहर की तरफ निकलेगा और इस दोनों न्यूरॉन के बीच के गैप को भर देगा, एक ब्रिज का निर्माण करेगा, जिसके कारण इम्पल्स जो है इस न्यूरॉन से ट्रांसफर होकर के नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचेगा और इस तरीके से एक साइक्लिक वे में, एक चेन वाले वे में ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रीट हो गया साइनेप्टिक नॉब से और यह क्या करेगा, साइनेप्स को फिल कर देगा। फिल द साइनेप्स, फिल द साइनेप्स, दैट इज गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो मुझे लगता है कि न्यूरॉन मैंने आपको पूरा बता दिया है, बेहतर है आपको समझ में भी आ ही गया होगा। मोटा मोटा अगर 2-4 पॉइंट आपको बताएं इसके बारे में, तो न्यूरॉन के बारे में पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है, साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। डेंड्राइट्स जो होता है वो एफरेंट प्रोसेस है, ये देखिए जरा, एफरेंट प्रोसेस, इनका काम होता है इन्वायरमेंट से इम्पल्स को गैदर करना और उसको साइटोन तक पहुंचाना। साइटोन के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूरोफिब्रिल, न्यूरोट्यूब्यूल, निसस ग्रेन्यूल, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, पिगमेंट, सारा जो इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक एपरेटस है वो सब कुछ इसके पास मौजूद है। तो यह क्या करता है कि इम्पल्स को गैदर कर लेगा और अगर वो इफेक्टिव इम्पल्स है तो उसको एक्सॉन के अंदर डाल देगा। एक्सॉन का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम लोग एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, या न्यूरॉन का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि यह नर्व इम्पल्स को साइटोन से दूर की तरफ लेके जा रहा है, तो जब दूर की तरफ लेके जाएगा तो उसको हम इफेरेंट प्रोसेस बोलेंगे। तो एक्सॉन एक सिलिंड्रिकल प्रोसेस है, स्ट्रक्चर है, जो कि इम्पल्स को साइटोन से दूर की तरफ लेके जा रहा है और टर्मिनेट कर रहा है कहाँ, एक्सॉन टर्मिनल पे। एक्सॉन टर्मिनल दैट इज साइनेप्टिक नॉब, और उस साइनेप्टिक नॉब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा वो साइनेप्टिक नॉब के ब्रस्ट करने के कारण बाहर की तरफ निकलेगा और 2 न्यूरॉन के बीच के गैप को भर देगा और आपका जो नर्व इम्पल्स है वह एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसफर हो जाएगा। मोटा मोटा जो है हमारा यही कंसेप्ट है न्यूरॉन का।